डेली वेजरों में हमने जो सब कमेटी बनाई डेली वेजरों को रेगुलाइज करने के लिए, ये लोग जो आज बात करते हैं उसके लिए हमने बुनियाद जो है अपनी हुकूमत में डाला था 2013-14 में। 53 अब मेरी एज हो गई है। अगर मैं सरकारी मुलाजिम होता तो 7 साल के बाद मैं पेंशन दे रहा हूं। अब खुदारा मुझे बताइए ना, आप किसी 53 साल के जो सरकारी अफसर हैं उनके पास आप जाके कहते हो ना आप बड़े नौजवान अफसर हैं, आप तो कहते हो ना अभी आपको रिटायरमेंट में बस चंद ही साल रह गए, थोड़ी सी हमारी मदद करिए। तो नौजवान हैं, स्टेज पे बैठे हैं, चाहे वो यूथ के हों, स्टूडेंट के हों, लेकिन मैं अब नौजवान नहीं रहा। जवानी को पकड़ने की कोशिश जरूर कर रहा हूं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो जवानी मेरी हाथ से जो है फिसलती जा रही है। तो याददाश्त मेरी अभी है, मुझे अभी भी वो जलसा याद है। हमारे मुखालिफ हिल गए थे क्योंकि उनको लगा था कि शायद ये लोग अब मिट गए, नहीं उठेंगे दोबारा। लेकिन उस एक जलसे ने साबित किया कि ना हम मिटे हैं, ना इंशाल्लाह आगे कभी मिटेंगे। ये लोग जितनी भी डेली वेजरों में हमने जो सब कमेटी बनाई डेली वेजरों को रेगुलाइज करने के लिए, ये लोग जो आज बात करते हैं उसके लिए हमने बुनियाद जो है अपनी हुकूमत में डाला था 2013-14 में। कोई 60-70 हजार डेली वेजर हमने आइडेंटिफाई किए थे, उनको रेगुलराइज करने का एक प्रोग्राम हमने कैबिनेट सब कमेटी में तैयार करवाया, जिसमें एक बहुत अहम रोल जनाब सदोत्रा साहब का था। अगर हुकूमत हमारी रही होती तो आज वो डेली वेजर आज तक एडजस्ट हो गए होते, लेकिन बल्कि हमारी हुकूमत रही नहीं और जो सिलसिला हमने शुरू किया था वो वहीं का वहीं रुक गया। अब अगर ऊपर वाले ने कभी दोबारा हमें वो मौका दिया, क्योंकि इन लोगों से तो होना नहीं है, हम दोबारा वो सिलसिला बाहर निकाल के इन डेली वेजरों को रेगुलराइज करने का जो है प्रोग्राम पहले दिन से शुरू करेंगे, ताकि हम 5 साल के अंदर अंदर उसको मुकम्मल करके हम दोबारा लोगों के सामने अपने आप को पेश करेंगे। फिर वो हुकूमत गई, दौर बदला, हालात आप सबके सामने है। क्या हुआ जम्मू कश्मीर में 17-18 के बाद। लेकिन मुझे लगा कि और फारूक साहब को लगा कि तंजीम में सदोत्रा साहब को एक रोल न सिर्फ देने की जरूरत है, बल्कि इनके तजुर्बे का और इनके काम करने के तरीके का हमें फायदा मिलना चाहिए। आज एडिशनल जनरल सेक्रेटरी के तौर पे अपनी नई जिम्मेदारी जो है वो शुरू करने जा रहे हैं। मुझे पूरा यकीन है कि जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस और जम्मू कश्मीर को इनके आज इस नए रोल शुरू करने से बहुत जल्द आपको इसका फर्क और फायदा जो है वो दिखना शुरू हो जाएगा। मैं अपने तरफ से इनको यकीन दिलाता हूं कि जहां पे भी आपको हमारे मदद, हमारे ताउन की जरूरत होगी, आप बस इशारा ही करिए और हम आपके साथ हैं। बड़े अजीब दौर से हम गुजर रहे हैं, समझ नहीं आता कि किसकी बात पे यकीन किया जाए, किसकी बात पे भरोसा किया जाए, किस चीज को हम सच माने, किस चीज को झूठ। सुप्रीम कोर्ट में एक बात कहा जाता है, सुप्रीम कोर्ट के बाहर दूसरी बात। अब पिछले ही दिनों अलग अलग बयान जिनको समझना मुश्किल, लेकिन उन पर रोशनी डालना जरूरी। 5 अगस्त 2019 जब 370 हटाने का काम हुआ
तो क्या कह के किया कि जम्मू कश्मीर को अभी पूरी तरह से मुल्क के साथ जोड़ा नहीं गया था। 370 हटाने के बाद अब हमने जम्मू कश्मीर को पूरी तरह से मुल्क के साथ जोड़ दिया है। कहा या नहीं कहा? कहा। पिछले दिनों जब सुप्रीम कोर्ट में केस चला 370 को लेके, गवर्नमेंट के जो सबसे बड़े वकील हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और 4 और जो जज हजरात हैं उनको क्या कहा? कहा कि 370 हटाना हमारे लिए बहुत जरूरी था, क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोग अपने आप को बाकी मुल्क से अलग समझते थे। हमने 370 हटाया इस सोच को हटाने के लिए, और आज हम दावे से कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर को हमने पूरी तरह से मुल्क के साथ जोड़ा है। ठीक है, आपने कहा हम कौन होते हैं एतराज करने वाले, लेकिन उसके ठीक कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि हमारे माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब यूपी में तकरीर करते हैं और तकरीर में कहते हैं कि मैं तब तक जम्मू कश्मीर में हूं जब तक कि मैं जम्मू कश्मीर को पूरी तरह से मुल्क के साथ जोड़ता नहीं हूं। अब मुझे बताइए ना, झूठ किसने बोला? या तो हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के सामने झूठ बोला, जम्मू कश्मीर को अभी तक पूरी तरह से मुल्क के साथ जोड़ा नहीं गया है, और हमारे गवर्नर साहब उस मिशन पे लगे हुए हैं, या फिर सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने सच बोला, हमारे गवर्नर साहब जज्बात में आके गलत बात कह गए, क्योंकि दोनों सच हो नहीं सकते। अब ये दोनों आपस में तय करें कि सच कौन बोल रहा था, क्योंकि अगर गवर्नर साहब सच बोल रहे थे तो इन्होंने फिर सुप्रीम कोर्ट के सामने झूठ बोला है। उसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कहते हैं। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की सजा जेल है। या फिर गवर्नर साहब ने गलत कहा तो फिर वो तस्लीम करें ना, आपके जज्बात में आके मैंने गलत कहा। लेकिन एक आदत सी हो गई है हमारे गवर्नर साहब को अजीब अजीब बात करने की। अब जो यूपी में कहा तो कहा, परसों श्रीनगर में जो उन्होंने बात की, क्योंकि हम अक्सर बेशतर इलेक्शन की बात करते हैं, कहते हैं यहां लोग इलेक्शन चाहते हैं, लोग अपने मुतालबों का हल चाहते हैं, लोग चाहते हैं कि उनकी सुनवाई हो। लेकिन अजीब बात हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने उस फंक्शन में किया, कहा कि यहां सर्वे हुआ है और सर्वे के मुताबिक जम्मू कश्मीर की 80% आबादी जो है वो इलेक्शन नहीं चाहती। 80% आबादी इलेक्शन नहीं चाहती। नहीं छोड़िए ना, फेल किस बात का, शायद वो सच हो सकता है, लेकिन वो 80% आबादी है कहां? क्योंकि कश्मीर में तो 80 छोड़िए, 8 छोड़िए, 0.8% आबादी भी आप नहीं दिखा सकोगे जो इलेक्शन नहीं चाहेगी। अब आते हम जम्मू पे हैं, मैंने सोचा शायद यहां सोच अलग होगी, लेकिन यहां की नाराजगी वहां की नाराजगी से ज्यादा। हर इशू पे लोग सड़क पे आए। टोल प्लाजा, किसी ने उनको उठाया नहीं, किसी ने उनको पीछे से धक्का नहीं दिया। कोई सियासी पार्टी ये नहीं कह सकती है कि टोल प्लाजा पे हमने किया। लोग खुद निकल आए, हम तो उसमें फिर गुण मिल गए, लेकिन हम में से कोई
कोई भी सियासी पार्टी ये नहीं कह सकती है कि टोल प्लाजा पे हमने एहतजाज शुरू किया। लोग नाराज हुए, बाहर आए, आज भी नाराज हैं। स्मार्ट मीटर, हम बीच बीच में बयान देते हैं, लेकिन बाहर आके एहतजाज लोगों का खुद का फैसला था। और सही पूछा मेरे साथियों ने, सुरेंद्र जी ने, अजय सिरोत्रा साहब ने, पहले तो आप डिजिटल मीटर लगा रहे थे, आप हमें कह रहे थे कि ये डिजिटल मीटर दुनिया का सबसे बेहतरीन मीटर है। उन मीटरों को लगे शायद ही कुछ दिन हुए, क्या कहते हो ना, ये मीटर नहीं, अब वो मीटर, स्मार्ट मीटर। और जो स्मार्ट मीटर की मुखालफत करे सीधा जेल। यहां पीएसए लगा है लोगों पे स्मार्ट मीटर की मुखालफत करने का। अरे भाई, मुखालफत तो हमारा जमहूरी हक है। नहीं पसंद हमें तुम्हारा ये मीटर, हम इसके खिलाफ आवाज तो उठा सकते हैं। आपने अभी तक तो हमें समझाया नहीं कि डिजिटल और स्मार्ट में आपको बदलाव क्यों लाना पड़ा, तो उस पर नाराजगी। महंगाई की हालत आप सबके सामने, एक चीज के दाम क्या नीचे आ जाते हैं, दो चार चीजों की कीमतें बढ़ जाती हैं। आज तमाम नौजवान बेरोजगारी को लेकर नाराज हैं। कहीं पे भी उनकी रिक्रूटमेंट का सिलसिला नहीं होता। जहां पे भी रिक्रूटमेंट का लिस्ट निकलता है वहां धांधली होती है, कैंसिल होता है, नौजवान परेशान हो जाते हैं। प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर लोग नाराज। आज हमारे किसान मायूस, उनको कहा गया था कि डबल इंजन गवर्नमेंट में आपकी कमाई डबल होगी। ये मैं दावे से कह सकता हूं कि कमाई उनकी 50% हुई होगी, लेकिन जो चीजें वो इस्तेमाल करते हैं उनकी कीमतें डबल। कमाई डबल नहीं हुई, उनके खर्चे डबल हुए। सिक्योरिटी के हालात तो आप सबके सामने है ना। 7 दिन का एनकाउंटर कुपवाड़ा में, 7 दिन। एक कर्नल, एक मेजर, एक डीवाईएसपी, एक जवान, 4 हमारे बहादुर कोकरनाग में। और ये हमें G20 और मिस वर्ल्ड और पता नहीं क्या दिखाते हैं, कहते टूरिस्ट आ रहे हैं। जिन इलाकों को मिलिटेंसी से बिल्कुल साफ किया गया था, आज वहां पे हमले हो रहे हैं। रजौरी में, वहां पे बीच बीच में एनकाउंटर, रियासी में दिख रहे हैं, चिनाब में दिख रहे हैं, श्रीनगर कल परसों की बात है, चौक के बीच में सीआरपी की गाड़ी पे पिस्तौल से फायर। तो फिर क्या हालात। कश्मीरी पंडितों की ये लोग बात करते हैं, वापस लेना तो दूर की बात, जिनको हमने अपनी हुकूमत में वहां बसाया था, रोजगार दिया था, रहने के लिए जगह दी थी,
वो सड़कों पे उतर आए कि हमें वहां से वापस लाओ, हमें खतरा है यहां पे। चुन चुन के वहां दफ्तरों में डेस्क के पीछे बैठे सरकारी मुलाजिम को गोली से उड़ाया। बैंक के ब्रांच में काम करते हुए बैंक में घुस के गोली मारी। तो फिर कहां है ये 80% जो इलेक्शन नहीं चाहती? क्योंकि मुझे 80% से ज्यादा आबादी में गुस्सा और नाराजगी के अलावा कुछ नहीं दिखता, कुछ नहीं दिखता। मां सिवाय चंद बीजेपी के वर्कर जिनके काम हो रहे होंगे, जो ट्रांसफर में अपना गुजारा कर रहे होंगे, जिनको गाड़ी बंगला आगे एस्कॉर्ट पीछे एस्कॉर्ट, उनको तसल्ली होगी। लेकिन बाकी जम्मू कश्मीर की जो आबादी है वो नाराज है, मायूस है, खफा है। कहते हैं कि कब हमें मौका मिले तो हम बटन दिखा के साबित करेंगे कि हमारी नाराजगी का कितना क्या है। इलेक्शन इसलिए नहीं हो रहे हैं क्योंकि यहां 80% एलजी साहब को पसंद करते हैं। इलेक्शन यहां इसलिए नहीं हो रहे क्योंकि 80% से ज्यादा आबादी बीजेपी को पसंद नहीं करती, नहीं करती बीजेपी को पसंद। मुझे आज भी शक है कि ये पंचायत और बल्दियाती इलेक्शन की बात तो जरूर कर रहे हैं, लेकिन कहीं नोटिफिकेशन से पहले ही ये इसको सैबोटाज ना करें, जिस तरह बंबई में इन्होंने किया। क्योंकि जानती है ये बंबई की हुकूमत कि म्युनिसिपैलिटी में उद्धव ठाकरे साहब वहां अपना सिक्का जमा लेंगे। 6-8 महीने से वहां इलेक्शन नहीं हुए। अरे बंबई यूनिवर्सिटी के इलेक्शन नहीं हुए तो कौन सी बड़ी बात है अगर यहां नहीं कराएंगे। हमें अपनी जगह तैयार रहना है, हमें अपना काम करना है, लेकिन मुझे इन लोगों की नीयत पर शक है क्योंकि ये लोगों का गुस्सा जो है उसका सामना करना नहीं चाहते।